गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं निशांत वर्मा आज से लेके आया हूं आप लोगों के लिए खास पेशकश लाउड इंडिया टीवी की। एंड द शो इज कॉल्ड द लाउड निशांत टॉक्स। ये सुबह का शो रहेगा। रोज 11 बजे सुबह मैं आपसे मुलाकात करूंगा। बस संडे को मैं थोड़ा आराम करूंगा और कोशिश हम ये करेंगे इस माध्यम से कि आप जनता जनार्दन को सच से रूबरू कराया जाए, सच की पहचान कराई जाए। जितना भी देश में गलत सलत उल्टा सीधा बताया जाता है आपको, उसका एक दूसरा पहलू यानी कि सत्य से आपसे मुलाकात कराई जाए। तो लाउड इंडिया टीवी पे ये प्रोग्राम द निशांत शो कह लीजिए आप इसको अपने तरीके से, लेकिन मैं इसको कहूंगा द लाउड निशांत टॉक्स। और इसमें मैं मेहमान बुलाया करूंगा, मेहमानों के साथ आपका रूबरू एक बात कराने की कोशिश होगी जिसमें आपको सच्चाई का पता चले। ये देश और दुनिया की कई बातों पे बेस्ड होगा, जिसके अंदर कई तरीके की हम बातों को सच और तथ्य से आपको दिखाएंगे। आज का ये शो जो है उसका मैंने शीर्षक ये दिया है कि मीडिया चौथा स्तंभ या काम वाली। आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल द काम वाली जो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय मीडिया किस तरह से चौथे स्तंभ से हटके एक काम वाली के रोल में शायद आ गया है। खैर, इसमें हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। आइए मैं परिचय कराता हूं। सुबह का टाइम है, कुछ मेहमान आज शनिवार के दिन शायद आराम से जुड़े, लेकिन मैं मेहमानों का आपसे परिचय करा के आगे का प्रोग्राम शुरू करता हूं। हम देखेंगे कि जिस तरीके से मीडिया ने अपनी दुर्दशा की है उस पे हम बात करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ सायरा शाह हलीम जुड़ी हैं कोलकाता से। सायरा शाह हलीम एक एजुकेटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। सायरा जी नमस्कार और इस शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश चंद्र वार्ष्णेय जी, जो कि प्रोफेसर हैं, दिल्ली में रहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं दिल्ली प्रदेश के। दिनेश जी आपका नमस्कार और स्वागत है। हमारे साथ जुड़ेंगे रवि श्रीवास्तव। हमारे साथ जुड़ेंगे रवि श्रीवास्तव जी, जो कि टीवी मीडिया पैनलिस्ट हैं, विसिल ब्लोअर रह चुके हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और आगे प्रोग्राम में हमारे साथ मशहूर पत्रकार आशुतोष टीवी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं सवाल लेकर के चलता हूं सायरा शाह हलीम जी के पास। सायरा जी, बड़ा अजीब सा शब्द लगता है काम वाली, लेकिन मान के चलिए कि काम वाली बहुत अच्छी होती है। हम सब जानते हैं ज्यादातर लोगों के घरों में जो अर्बन सिटीज में रहते हैं काम वालियां काम करती हैं। मैंने ये सोच समझ के कहा है कि मीडिया जो है वो क्या चौथा स्तंभ रह गया है जो था, या अब एक काम वाली बन गया है। सवाल ये उठता है कि एक काम वाली जो होती है वो हमारे घर में हर वो गंदे काम यानी कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा कटका करना जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हमारे लिए करती है और सफाई करके देती है, हमारे घर की सारी गंदगी को समेट लेती है। जी। आपको क्या लगता है कि जो आज का भारतीय मीडिया, अधिकांश मीडिया है, क्या इसने भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की जितनी भी गंदगी है उसको समेटने का बीड़ा उठाया है? आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में सायरा जी? जी निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए जो चौथा स्तंभ होता है, फोर्थ स्टेट, तो उसका एक जिम्मा होता है कि वो एक वॉच डॉग जो मीडिया है वो रिपोर्ट करे इंसिडेंट, जैसे जैसे वो इंसिडेंट्स और ये जो दोहराए जाते हैं या इंसिडेंट्स अकर होते हैं। लेकिन बहुत ही एक अफसोस की बात है कि हमारी मीडिया जो स्पेशली जो भारतीय मीडिया है वो एक गोदी मीडिया बन के रह गई है। मतलब अभी बहुत ही आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सुना है कि एडवर्टाइजमेंट्स रोके जाते हैं और बहुत लोग अपनी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो लोग खो चुके हैं और वो एकदम लगता है कि वो रिपोर्टिंग नहीं, वो बस अपने मास्टर्स और अपने जो
उनके जो वो हैं, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको बस आगा पॉलिटिकल मास्टर्स बोलिए, उनको बस खुश करने के लिए बस वो 24 घंटे तैयार हैं। और लग रहा है कि उनकी जितनी काला कानून जब से जितने भी काले कानून आए हैं, जितनी भी गंदगी है, मैल है, बस वो डाइवर्ट करने में लगी हुई है। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो पूरे देश भर में जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, किसान, हमारे किसान भाई। तो बस उसको देश को गुमराह करने के लिए वो आईएसआई लगा लेंगे, बॉलीवुड लगा लेंगे, कुछ ना कुछ सुशांत सिंह राजपूत की देहांत की खबरें 24 घंटे उसको प्रोपोगंडा बजाएंगे। अभी देख रही माइग्रेंट्स का इशू हुआ, माइग्रेंट्स का इशू हो रहा है तो वो दिखा रहे हैं तबलीगी जमात, या कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं। तो बस ये देश को गुमराह करने का उनका 24 घंटे एक मकसद बन गया है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि आजकल जो फोर्थ स्टेट है वो अपना जो है कार्य और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं करी। लेकिन अब देखिए, कुछ अगर खराब लोग होते हैं तो कुछ जिम्मेदार लोग भी होते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जिस वजह से ये पूरा व्हील चलता है इंडिया में। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट भी हैं जिनने अपनी अपनी जान गंवा दी है फॉर रिपोर्टिंग, they've got trolled। लेकिन वो चल रहा है, कायम है, दुनिया कायम है, रिपोर्टिंग चल रही है। कुछ गलत लोग की वजह से ये मतलब नहीं है कि अच्छे रिपोर्टर्स, अच्छे जर्नलिस्ट हैं अपना काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। तो वी लिव ऑन होप। अभी बस हम लोग पॉजिटिव होके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ लोग। सायरा जी कह रही हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ लोग, और हम चलेंगे दिनेश वार्ष्णेय जी के पास। दिनेश वार्ष्णेय जी की कुछ तकनीकी खामी की वजह से वीडियो आ जा रहा है, लेकिन ऑडियो है, तो हम सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश। दिनेश जी, कुछ रिपोर्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, ये जमाना आ गया है। आप तो एक पॉलिटिशियन है सर, आप तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, आपने जमाना देखा है देश की राजनीति का। सवाल ये उठता है कि ये चौथा स्तंभ जो पूर्णतया पहले 3 स्तंभों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख में दिनेश जी मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चारपाई के 4 पैर होते हैं, 4 पाए होते हैं, समहाउ ऐसा लग रहा है कि वो कांधा दे के चलाने वाली बात हो रही है। पूरा का पूरा मीडिया इस देश को एक तरीके की काम वाली बाई बन के अर्थी उठा रहा है किसी चीज की और ले जा रहा है मरघट की तरफ। ये हो क्या रहा है सर दिनेश जी? देखो निशांत, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देश का चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया होता है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया हमारा जो है बाई एंड लार्ज, अधिकतर मीडिया, कुछ मीडिया चैनलों को छोड़ के या कुछ जर्नलिस्टों को छोड़ के, आम तौर पे अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें, थोड़ा बहुत वर्नाकुलर मीडिया में तो भी थोड़ी बेहतर स्थिति है। अदरवाइज नेशनल मीडिया में तो ये हालत हो गई है कि जिसको हम कहते हैं कि सरकारी भाषा में कहते हैं कि डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा। और कर्तव्य को नहीं निभा रहा तो एक तो बात है ही, तीसरी बात यह है कि वो मीडिया अब जो है जज बन के बैठ गया है इन फेवर ऑफ द पावर, इन फेवर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। जो सरकार है उसके समर्थन में। अरे आप बेशक सरकार का समर्थन कीजिए, पर सच्चाई तो बताइए ना। आप सच्चाई बताइए। अब आप देखिए, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो बलरामपुर कांड हो, नैरेटिव जो कुछ मीडिया ने चलाया, उनके ऊपर फाइन भी लगा, टीआरपी की चीटिंग का केस भी लगा, तब भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, बाई एंड लार्ज मोनोपोली हाउसेस ने कैप्चर कर लिए, बाई एंड लार्ज। और उन मोनोपोली हाउसेस का इंटरेस्ट तो एस्टेब्लिशमेंट से पूरा होता है ना। जब वो उनका इंटरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट से पूरा होता है तो वो बट नेचुरल है कि वो उनका फायदा देख रहे हैं, वो अपना फायदा नहीं देख रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या उसमें ये भी आ रही है कि ये जो मीडिया है, फॉलो अप क्वेश्चन है दिनेश जी, एक फॉलो अप क्वेश्चन है आपकी बात पे। आप जो कह रहे हैं कि द मीडिया हैज बीन टेकन ओवर बाय काइंड ऑफ प्रो गवर्नमेंट पीपल एंड द पीपल सिटिंग इन द गवर्नमेंट, और वो पूरा का पूरा उनकी, जिसको हम कोट अनकोट कहते हैं, चाटुकारिता में फंस गया है। पर यदि ये कोई नई बात थोड़ी ना है, लेकिन नई बात सिर्फ ये है कि
पहले भी होता था कि जो गवर्नमेंट्स में पार्टियां होती थी, मीडिया उनकी तरफ एक झुकाव रखता था। पर सर, आप क्या क्या बताना चाहेंगे देश को कि जो झुकाव वाली पॉलिसी होती थी मीडिया की, कि चलिए सरकार में जो है 4 पैसे कमाने के लिए थोड़ा झुकाव होता था, आज लेट गई है मीडिया, निर्वस्त्र होकर लेट गई है मीडिया और कुछ भी करने देने को तैयार है। ये ऐसा शिफ्ट कैसे आपने आने दिया? आप तो पॉलिटिशियंस हैं, कैसे आने दिया सर आप? देखिए, ये मीडिया जो है ना, जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो प्रेजेंट सरकार है, ये मीडिया जो है इस समय में पूरी तरह से सरकार के आगे दब के बैठी हुई है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। इनका जब तक इनका वेस्टेड इंटरेस्ट पे चोट नहीं लगेगी तब तक ये करते रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण आप जो बता रहे हैं दिनेश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपने मेरे को जवाब तो दिया, लेकिन मेरा पिन पॉइंटेड सवाल जो था उसका आपने जवाब नहीं दिया। दोबारा आऊंगा मैं आपके पास, चलता हूं रवि श्रीवास्तव जी के पास। रवि जी, यही सवाल मैं दोहराऊंगा क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिला, मान करके चलिए मैं दोहराता हूं सवाल कि पहले के जमाने में भी देश और दुनिया में एक ऐसा होता था समय कि इंक्लाइंड मीडिया कहलाता था, कि चलिए एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो गवर्नमेंट में बैठी पार्टी की तरफ, उसकी आइडियोलॉजी की तरफ इसलिए इंक्लाइन हो जाती थी ताकि उनको 4 पैसे कमाने को मिले। और ये स्वाभाविक सी बात है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन मैं सवाल दोहरा रहा हूं, आज की अधिकांश मीडिया रवि जी निर्वस्त्र होकर के इस आइडियोलॉजी, जो संघीय आइडियोलॉजी है, उसके सामने लेट गई है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? सर, मेरे पहले दोनों मित्र सायरा ने भी और डॉक्टर वाशिंगटन ने भी जो बातें बताई वो वास्तव में बीमारी है, वो डिजीज है। हमें इसके थोड़ा सा रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि स्थिति क्या है। हुआ क्या है कि जो मेजर मीडिया हाउसेस हैं, दे हैव बीन टेकन ओवर बाय द कॉर्पोरेट्स, लाइक योर, आई विल नेम देम, जैसे CNN ग्रुप है, ETV ग्रुप है, मेजॉरिटी रिलायंस की स्टेक है उसके अंदर। हमारे सुभाष चंद्रा साहब जो राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं, भाजपा के बड़े सपोर्टर हैं, पूरा जी ग्रुप उनके साथ लगा हुआ है। कुछ एक पॉलिटिशियंस ने भी अपने चैनल्स चला रखे हैं। पर सच्चाई ये है कि इस गवर्नमेंट ने ये पहले जो आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, फेयरनेस रिपोर्टिंग में रहा करती थी। इतना ब्लैटेंट इस तरीके से एक ही विचारधारा को फॉलो करना भाजपा और आरएसएस की इतना पहले कभी नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो लोग इस समय मीडिया को चला रहे हैं वो एक तरीके से सरकार का ही हिस्सा है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो धूत हो, चाहे वो सुभाष चंद्रा हो। इन लोगों ने एक छत्र राज्य एक अपना इसके ऊपर बना लिया है। और मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया को एक काम दिया गया है कि भाई आप कोई भी डिबेट चल रही हो, कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, अगर मोदी जी खड़े हो जाए माइक्रोफोन के ऊपर तो सब बंद कर देना, पहले मोदी जी दिखाए जाएंगे। क्या आपने ऐसा पहले 20-25 सालों के अंदर कभी भी ऐसा देखा था? क्या कभी भी मनमोहन सिंह की स्पीच को प्रोग्राम इंटरप्ट करके दिखाया गया था? क्या नहीं दिखाया गया था। तो उसकी वजह ये जो आप खाना निर्वस्त्र होकर लेट गए हैं, उसकी एक ही वजह है कि वो सरकार के एक तरीके से भोटू बन के रह गए। उनमें न्यूट्रलिटी है ही नहीं। वो सिर्फ उनको एक काम दिया गया है, तुम्हें एक नैरेटिव क्रिएट करना है। नैरेटिव ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। अब वो 20 चैनल जो है वो एक ही काम करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, हाथरस कांड हो गया, उसके अंदर बीजेपी की कोई गलती नहीं है, आपको एक नैरेटिव चलाना है। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस गए मगर बलरामपुर नहीं गए, वो करौली नहीं गए, वो यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए। इसने इसके ऊपर ट्वीट किया, उसने उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया, इसने इसके बारे में बोला, उसने इसके बारे में नहीं बोला। मतलब चैनल्स जो है राजनीति कर रहे हैं, मतलब राजनीति खुद कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये गति हो गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि काम वाली बाई एक बड़ा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है। ये लोग तो अपनी रेस्पेक्ट बिल्कुल खो चुके हैं। और लेक से निकला दैत्य और यहाँ पे गिरा एलियन और यहाँ पे गिरा वो, इस तरह की फेक रिपोर्टिंग, फेक न्यूज, मतलब आप
विश्वास नहीं करेंगे कि ये बुरे हाल में बिल्कुल पहुंच गए हैं। और वो बिल्कुल रवि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप सही बता रहे हैं। मैं सायरा जी के पास चलता हूं। रवि जी की बात में मैं 100% सहमत हूं। और सायरा जी, मैंने प्रोग्राम का जब नाम सोचा था वो इसीलिए सोचा था, मैंने काम वाली बाई इसलिए रखा था बिकॉज एक काम वाली बाई जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण काम करती है घर में। जैसा कि हम सब जानते हैं, घर में झाड़ू पोछा करका और बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, हमारे जितने मैल होते हैं उनको समेट के बाहर फेंकती है। लेकिन यहां पे मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मैं यूज करना चाह रहा था प्रेस्टिट्यूट। हम सब जानते हैं ये एक शब्द चलन में है। सायरा जी, मुझे तो समाव ऐसा लगने लगा है कि काम वाली बाई जो एक बहुत अच्छा काम करती थी या करती हैं, ये मीडिया जो है वो मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार की गलतियां कमियां छुपाने के लिए इस तरीके का झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। ये मीडिया इस तरीके के बर्तन धो रही है, उनके पास इस तरीके जाकर के, माफ कीजिएगा लेकिन निर्वस्त्र होकर के बैठ गई है कि चीन क्या कर रहा है भारत के साथ दुर्दशा, इस पे मुंह खोलने की औकात नहीं। क्या पाकिस्तान के साथ झूठ, बालाकोट इत्यादि के नाम पे साल साल भर का ड्रामा और इलेक्शन लड़े जाते हैं, मीडिया की औकात नहीं है कि वो बात कर सके। भारतीय मीडिया इतनी नपुंसक हो रखी है कि आज की तारीख में देश की इकोनॉमी गर्क में जा चुकी है। सायरा जी, लोगों के पास पैसे नहीं है, भुखमरी के कगार पे देश खड़ा है। कोरोना के नाम पे लॉकडाउन करने वाले महानुभाव नरेंद्र मोदी गायब हैं। अमित शाह के बारे में कोई ट्रैक नहीं रख सकता। मान के चलिए रिया के लिए तो 10-10 कैमरा दौड़ाते थे, लेकिन अमित शाह कहां है? भारत का गृह मंत्री। मेरा कोई प्रेम नहीं अमित शाह से और ना ही दुश्मनी, लेकिन भारत का गृह मंत्री कहां है ये मीडिया आपको नहीं बताता है। ये सायरा जी, ये समझने की कोशिश मैं करना चाहता हूं कठोर शब्दों में, ये मीडिया कमाठीपुरा वाला हो गया या सोनागाछी वाला? देखिए क्या है ना निशांत जी, अभी मीडिया जो है गुप्त है एकदम। जो अहम जो विषय चल रहे हैं मुल्क में और जो पर्टिनेंट इश्यूज है उस पे एकदम चुप्पी एकदम कायम करी हुई है। और बात है बस देश को गुमराह करते रहो, उल्टा सीधा। कभी रिया चक्रवर्ती, आपने बताइए रिया चक्रवर्ती एक इतनी, मतलब एक आप रिक्शा वाला से पूछ लीजिए या किसी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी, सबको अभी पता है भैया कि कौन है रिया चक्रवर्ती। लेकिन अभी भी आप ये देखिए कि पैनलों में ये जो एंकर्स आते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा के एंकर्स को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि खुद जो एंकर्स हैं वो लगते हैं भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आप भाजपा के स्पीकर, स्पोक्स पर्सन को मत बुलाइए ना, क्योंकि खुद आप इनडायरेक्टली भाजपा के स्पोक्स पर्सन, आप एंकर कहां हुए? जो इतने ज्यादा जो एंकर्स बैठते हैं, आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी चैनलों का, लेकिन आपको पता है कि इशारा किसकी तरफ है। वो बस पूरा काम कर रहे हैं एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन। तो आप अपने आप को एंकर को डिस्क्रिप्शन दिया है वो आप हटा दीजिए। आप बोल दीजिए कि मैं भाजपा सरकार की तरफ से ये चैनल पे बैठा हूं। आप मत बैठाइए ना भाजपा के जो रिप्रेजेंटेटिव, आप खुद हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो आपसे ज्यादा कौन बड़ा स्पोक्स पर्सन रहेगा भाजपा सरकार की तरफ? आप खुद हैं। आप एंकर कहां से हुए? आप तो प्रोपेगेंडिस्ट हैं। तो इस ये जो दिशा में जो देश चल रहा है, तो आप देख लीजिए सब तरफ से एक अजीब सा माहौल है। लोग डरे में हैं क्योंकि कोई एक्टिविस्ट बोलता है, कोई जर्नलिस्ट करता है, ऐसे बड़े बड़े चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, यूएपीए, ठीक है, कभी किसी पे सेडिशन स्लैप हो रहा है। भैया अगर कोई जा रहा है हाथरस, इतना गंदा घिनौना अपराध हुआ, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको ऐसे हैरेस किया जाएगा, ऐसे ऐसे चार्जेस फ्रेम होंगे, तो जर्नलिस्ट कैसे करेंगे अपना कार्य, कैसे अपना जिम्मेदारी निभाएंगे? बिल्कुल सही है। दिनेश जी, मैं आपके पास चलता हूं। दिनेश जी, अभी आपने सुना सायरा जी ने जो बात कही, उसमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरे दिमाग में बैठा है, और वो दिमाग में ये बैठा है, मेरे ख्याल से दिनेश जी नहीं है, मैं जाऊंगा रवि श्रीवास्तव जी के पास। रवि श्रीवास्तव जी, मेरे दिमाग में एक पॉइंट आकर के बैठा है सायरा जी की बात में से, और उसके बेसिस पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो आज का मीडिया है, सडनली पिछले कुछ सालों में आप देखते हैं कि हर पैनल डिबेट में एक आरएसएस का व्यक्ति बैठा होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहीं किसी इस देश के अंदर किसी कॉरपोरेशन तक में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी चैरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी रजिस्टर्ड नहीं है।
हम सब जानते हैं कि एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम मैं तो यही कहता हूं। तो उस आरएसएस के लोगों को बिठा करके रवि श्रीवास्तव जी, ये जो एक नैरेटिव प्रो बीजेपी बनाने की कोशिश की जाती है, जिसके अंदर एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो आके बोल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि नहीं तो उनकी सरकार बनी हुई है, इसलिए उनपे छीछा लेदर हो जाएगी। तो ये नई काम वाली बाइयां रखी हैं क्या? कुछ लोग हैं जो आप भी जानते होंगे, आपके साथ भी पैनल पे बैठते होंगे, तो ये झाड़ू लगाने के लिए मोदी जी के कचरे की, ये क्या आरएसएस के नाम पे, जो कि आरएसएस के प्रवक्ता भी नहीं है बाय द वे, कहीं किसी प्रोफेसर में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कॉलेज में गुंडागर्दी वहां करते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये कैसा नया काम वाली बाइयों वाला इन्होंने सिस्टम शुरू किया है कि मोदी जी को गंदगी, तो इसमें आरएसएस का क्या रोल देखते हैं आप? निशांत, एक बड़े अच्छी बात है उनका, जो है कभी आपने अगर उनका डेजिग्नेशन पढ़ा हो तो उनको लिखा जाता है संघ प्रचारक। कई जगह पे आपने डेजिग्नेशन पढ़ा होगा, संघ प्रचारक। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि भाई संघ प्रचारक हो तो फिर कोई क्रिश्चियन समाज का प्रचारक भी आना चाहिए, फिर कोई माइनॉरिटी समाज का प्रचारक भी आना चाहिए। ये प्रचारक कौन सा किसी का डेजिग्नेशन होता है जो चैनल पे आकर के राय रखते हैं? असलियत में वो कोई नहीं है, वो सिर्फ भाजपा के जो इलीगल फादर होते हैं वही है वो। इसलिए उनको आज के चैनल उनको इस तरीके की प्रमुखता से आगे बिठाते हैं और उनकी राय पूछते हैं। तो ये नई बात नहीं है कि मतलब अपने जो आप देखेंगे ना कि आगे वो संत समाज के गए, संत समाज के प्रचारक आ गए, तो इस तरह के लोगों को बुला करके चैनल पर एक बैलेंस की जाती है। क्या होता है, एक बार एक मोहम्मद सरल का बहुत अच्छा था कि एंकर ने बोला एक उसको बता, एक बुद्धिजीवी, एक पार्टी का, एक दूसरी पार्टी का, और एंकर सबको लड़ाने वाला और भिड़ाने वाला। ये एक का एक पैटर्न है, वो डिबेट में बन गया है। तो एक आदमी बीजेपी का समर्थक रहेगा, एक आरएसएस का रहेगा, एक कांग्रेस रहेगा, एक सीपीआई का रहेगा, बैलेंसिंग करने की कोशिश। दरअसल बिल्कुल सही कह रही थी कि आज जो एंकर है वो खुद भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं, तो अभी इनको भाजपा का बुलाने की जरूरत ही नहीं रही है। ये है, थोड़ा सा उल्टी साइड पे जाते हैं। एक चीज और है, ये सारे के सारे चैनल्स जो हैं वो कॉर्पोरेटाइज्ड हैं, सबके सब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, सबकी टीआरपी मॉनिटर होती है। तो अब इनके अंदर एक बड़ी गंदी किस्म की प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई है। प्रतिद्वंदिता हर बिजनेस के अंदर होती है, ये आप भी जानते हैं, चाहे वो पेस्ट बेचने का ले लो आप, चाहे आप वो साबुन बेचने का ले लो। तो इस प्रतिद्वंदिता के चक्कर में इन्होंने अपना जो नैतिकता है, मोरालिटी, एथिक्स बिजनेस के जो है, जर्नलिज्म के हैं, वो सारे हाथ पे रखे। और आप बिल्कुल सही कहा रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसमें लैच ऑन कर रहा हूं, आपके पॉइंट को लैच ऑन कर रहा हूं, दिनेश जी के पास जा रहा हूं। दिनेश जी, रवि श्रीवास्तव जी ने कहा कि सारी नैतिकता खो दी है इस नेशनल मीडिया ने, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया अधिकांश है जो। सर सवाल अभी भी वहीं आकर के अटकता है कि इस देश को चलाने वाले लोग होते हैं पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को गवर्न करते हैं पॉलिटिशियंस, और फाइनली देश को चलाते हैं पॉलिटिशियंस। हम लोगों को हमारी पॉलिसी बनाते हैं, इत्यादि करते हैं, उल्लू बनाते हैं, जो भी करते हैं वो काम होता है पॉलिटिशियंस का। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मोदी जी ने ऐसा क्या चक्र चलाया या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे क्या पासे खेले कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस दूसरी पार्टियों के जो है आज की तारीख में चारों खाने चित, और ये सिर्फ बातें कर रहे हैं कि भैया मीडिया हैज लॉस्ट मोरालिटी। सर आप लोगों ने कोई कच्ची गोलियां तोड़ना के लिए, ऐसा क्या हुआ सर? दिनेश जी देखिए ऐसा नहीं है निशांत की हम लोग या और विरोधी दल कोई सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि आप 1-1 लाख लोगों का जुलूस निकाल लीजिए तब भी ये नहीं दिखाएंगे, और बीजेपी वाले अगर 5 आदमियों के साथ किसी का पुतला जला देंगे तो उसको पूरे दिन मीडिया दिखाएगा। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, पिछले 3 महीने में जब से लेबर कोड बिल पर डिस्कशन शुरू हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 3 ऑल इंडिया स्ट्राइक सेंट्रल ट्रेड यूनियंस करा चुकी हैं। उन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की अगर आप मेंबरशिप भी काउंट कर लो तो वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ से ऊपर जा रही है, और हर ऑल इंडिया स्ट्राइक में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ मजदूरों ने लाइव पार्टिसिपेशन किया। हम मीडिया बड़े सीरियसली चेक किए, 1-2 टेलीविजन को छोड़ के या 1-2 अखबारों को छोड़ के, नेशनल अखबारों को छोड़ के,
किसी ने कवरेज ही नहीं दी, तो वो दिखाते ही नहीं है। वो मीडिया को गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट देके और मोनोपोली के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दिलवा के इस तरीके से सरकार ने खरीद लिया है कि वो मीडिया हाउसेस अपोजिशन की न्यूज सिर्फ उतनी दिखाते हैं कि जितनी जनता को ये लगे कि सब हम दूसरों को भी दिखा रहे हैं, अदरवाइज वो उनको पूरा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। कितना बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में हाथरस कांड को लेके ना सिर्फ जंतर मंतर पे हुआ, बल्कि उससे एक दिन पहले भी हुआ, एक दिन बाद भी हुआ। सिर्फ एक प्रदर्शन जंतर मंतर वाला दिखाया, उसको भी नेगेटिव सेंस में। बीजेपी वाले कोई प्रदर्शन निकालेंगे, उसमें कोई क्या कहते हैं पेंडेमिक के नॉर्म्स को वायलेट नहीं हुआ। हम निकालेंगे तो पेंडेमिक नॉर्म्स के वायलेशन होगा। 2 अक्टूबर को हम बैठना चाहते थे सारे विरोधी दल गांधी समाधि पे, रात को फोन आ जाता है कि साहब किसी को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये हालत है। और ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा, बहुत डट के विरोध हो रहा है। और किसान आंदोलन देख लीजिए आप, पूरे हिंदुस्तान में डट के हो रहा है। ये कह रहे हैं सिर्फ पंजाब हरियाणा में हो रहा है। अरे बाबा, मुंबई में 50,000 किसान इकट्ठे हुए, नासिक में इकट्ठे हुए, औरंगाबाद में इकट्ठे हुए, उसके बाद तमिलनाडु में इकट्ठे हुए। कौन सा ऐसा राज्य जिला है जहां पे तमिलनाडु में जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्ट्रेट पे या डीएम के ऑफिस पे प्रदर्शन नहीं हुआ? वो कर्नाटक में भी हुआ। कर्नाटक में बंगलौर में 75,000 किसान इकट्ठे हुए। इन्होंने कितने को दिखाया मुझे आप बताइए? हैदराबाद में इकट्ठे हुए, विजयवाड़ा में इकट्ठे हुए, गुंटूर में इकट्ठे हुए। ये दिखाते ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर से डायरेक्टिव है। कैसा डायरेक्टिव है उसका आप देख लीजिए। पिछले 3 साल में मैं अप्रोक्सीमेटली 40 शहर गया हूँ। 40 शहरों में गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस इंक्लूडिंग होटल्स में जो चैनल दिखाए जाते हैं, उसमें से उन टीवी चैनलों को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है जो ईमानदारी से कुछ दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, सरकारों की ओर पहले भी टेलीविजन झुकते थे, परंतु तब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता था। आजकल प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ विरोधी दलों से, और कुछ चैनलों ने तो ठेका ले रखा है कि कुछ भी हो जाए, पूछना विरोधी दल से क्वेश्चन है। और इतना ही नहीं, विरोधी दल के नेताओं के प्रति बहुत ही अशोभनीय ढंग से भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी। किस तरीके से वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के प्रति बोलता है, ऐसा वो जरा एक बार अमित शाह और मोदी जी के लिए बोल के दिखा दे। ऐसा एक बार वो किसी बीजेपी चीफ मिनिस्टर के लिए बोल के दिखा दे। हाथरस कांड में कितना झूठ बोली है पुलिस, कितना झूठ बोले हैं योगी का एडमिनिस्ट्रेशन। आपका मतलब है कि डीएम की किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत है कि वो रात को 2:45 बजे पेट्रोल या केरोसिन ऑयल से लाश को जला दे, लड़की की विक्टिम की बच्ची की लाश को जला दे, बिना सीएम, बिना होम सेक्रेटरी, बिना डीजीपी के ऑर्डर के? ये हो ही नहीं सकता। हम भी तो सरकार में रहे, हम भी तो डीन रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। हमारे अपने परिवार में ब्यूरोक्रेट्स हैं दिनेश जी, मुझे यही हमारे स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेट्स हैं। मुझे यही सुनना था, और इसी बात को लेकर के मैं सायरा जी के पास जाऊंगा बिफोर आई टेक अ ब्रेक। सायरा जी, क्या आप दिनेश जी की इस बात से सहमत हैं कि आपने देखा कि पॉलिटिशियंस आज की तारीख में कह रहे हैं कि हम भी सरकार में रहे हैं, हमने भी दुनियादारी देखी है, लेकिन साहब मोरालिटी हैज बीन लॉस्ट बाय मीडिया। क्या ये प्लीडिंग अलोन चलेगी? क्योंकि मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं आप जानती हैं, जो मोदी जी के शब्द हैं, लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं, सायरा जी भी बिलीव करती हैं, घर में घुस के मारो। तो जब हम घर में घुस के मार रहे हैं तो क्या खाली सिर्फ इतनी प्लीडिंग रहेगी कि भाई दे हैव लॉस्ट द मोरालिटी? देखिए, दिनेश जी ने एकदम स्पष्ट रूप से समझाया कि किस तरह से सबवर्ट किया जा रहा है हर इंस्टीट्यूशन को और हर मेथड तरीके। क्योंकि ऑपोजिशन लीडर से बार बार राहुल गांधी कहाँ थे, सोनिया गांधी कहाँ थे? अरे भैया पूछिए, अमित शाह जी कहाँ थे, मोदी जी कहाँ थे, स्मृति ईरानी जी कहाँ थी? ये क्यों नहीं पूछा जा रहा? और ताज्जुब की ये बात है कि जो पीड़ित है वही मुख्य आरोपी बन रहे हैं। भाई, ये आप हाथरस का कांड देखिए, ऑनर किलिंग बता रहे हैं तो लगता है फिर बोलेंगे कि लड़की ने खुदकुशी कर ली। कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन वो पकड़ेंगे नहीं, आरोपी को पकड़ेंगे नहीं। और जो पीड़ित जो महिला है और उसका परिवार है, उसको कुछ दिलासा, कुछ कॉन्सोलेशन। सायरा जी की बात बिल्कुल सही है, मैं समझ पा रहा हूं। सायरा जी ने जितना बात रखा है इस समय, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। उससे पहले मैं दर्शकों आपको बता दूं, सायरा जी जो कह रही हैं उसमें पहली चीज तो FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो उनकी निकल के आ रही है, जो मेरे दिमाग में बैठ रही है, वो तो ये निकल रही है कि चौथा स्तंभ क्या काम वाली है
या अब हकीकत में देखा जाए तो नपुंसकता की तरफ बढ़ रही है? इस पे चर्चा करेंगे आगे और हमारे साथ जुड़ेंगे देश के मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष जी। वी आर बैक इन अ मिनट। वेल द लाउड इंडिया टीवी के शो द लाउड निशांत टॉक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट बने हुए हैं। सायरा शाह हलीम जो कि एजुकेटर और एज वेल एज सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विसिल ब्लोअर हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी हैं जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। और साथ साथ में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री आशुतोष जी। आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट है और आशुतोष जी ने अपनी लगभग पूरी की पूरी जिंदगी जर्नलिज्म में बिताई है। अब मैं ये समझना चाहूंगा और लेके जाना चाहूंगा बात को आशुतोष जी के पास द मोमेंट ही कम्स ऑन द स्क्रीन। तो जैसे ही आशुतोष जी स्क्रीन पे आते हैं, मैं उनसे ये 2-3 बातें समझने की कोशिश करूंगा कि आज की तारीख में जो चौथा स्तंभ है वो किस तरफ डगमगा रहा है, क्यों डगमगा रहा है, उसका कोलैप्स होने का और गिरने का क्या प्रोसीजर है, क्या कारण है, क्या रीजंस हैं, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आशुतोष जी लाइव हो चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष जी आपका स्वागत है द लाउड निशांत टॉक में। आपको अगर मेरा सवाल सुनाई नहीं दिया तो मैं दोबारा कह देता हूं कि मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आपने तो सारी जिंदगी पत्रकारिता में बिताई है आशुतोष जी, ये क्या है आज की तारीख में कि निर्वस्त्रता इतनी बढ़ गई है देश के मीडिया में आशुतोष जी कि सिर्फ चाटुकारिता के सिवाय और काम वाली बाई की तरह दूसरों का मैल समेटने के सिवाय क्या बचा है अब मीडिया के अंदर आशुतोष जी? निशांत जी आपकी आवाज बीच बीच में टूट रही है, को मेरी आवाज? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है आशुतोष जी? बीच में टूट रही है आवाज। अगर आप अच्छा, मैं चाहूंगा मैं शायद अपने लैपटॉप से ट्राई करता हूं, शायद ऑडियो। हाँ ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम ठीक है, आप रिकनेक्ट कर लें। ये सवाल लेके चलता हूं मैं रवि श्रीवास्तव जी के पास। रवि श्रीवास्तव जी, ये जो नपुंसकता की मात्रा बढ़ती जा रही है कि भाई हम सरकार और सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ तो कुछ बोलेंगे नहीं, सवाल तक नहीं करेंगे, उनके बारे में जानने की चेष्टा तक नहीं करेंगे, ये एक किस तरीके का जोसेफ गोबल्स मॉडल हो सकता है रवि श्रीवास्तव जी? इम्पोर्टेंट अब आ रही है क्योंकि समाज का एक वर्ग समझने लगा है ये लोग सिर्फ चाटुकारिता के अलावा और कुछ करते हैं, कोई सच्चाई को सामने आनी चाहिए और इसके लिए नैरेटिव है। तो अब लोगों ने अपनी बहुत हटा करके अपनी जो चॉइस है, बहुत सारे चैनल्स और सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस समय जबरदस्त, और उसमें मजे की बात ये है उसमें रिफ्लेक्ट होती है और उसमें एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएट करती है, टेक्नोलॉजी हर एक को बढ़ावा देती है। और जब आप शब्द मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप मीडिया को सबसे चाहे टीवी चैनल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अल्टरनेट मीडिया हो, जो आप वेबसाइट होती है, जो आपने बयान देती है, तो लोग नहीं होते बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक तरीके से परेशान आ चुके हैं। वहां पर एक पैनल डिबेट होगी, उसमें सबसे पहले भाजपा और आरएसपी के आदमी को 30 मिनट का मोनोलॉग करने दिया जाएगा और सायरा शाह दिनेश वार्ष्णेय अपना बोलेंगे, एंकर उसके ऊपर हकीम पानी। ये एक पैटर्न बन गया। आप किसी भी डिबेट में जाइए, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया। वो आपको बोलने नहीं देंगे, आप जो बोल रहे हैं नैरेटिव को
पर ये चीज जो है ये डेंजरस है, क्योंकि ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी को लगातार इग्नोर करती जा रही है। बिल्कुल सही कहा रवि जी आपने। जो समाचार नहीं है वो अभी भी है इसमें लगा हुआ। नहीं रवि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं जाऊंगा सायरा शाह हलीम जी के पास। सायरा जी, मैं इस चीज को जरा अलग मॉडल से भी समझना चाहता हूं। आपको याद होगा 1940 का दशक, जब हिटलर राज करता था, राज ही करता था, भले इलेक्टेड आया था, राज करता था जर्मनी पे, तो उसका एक प्रोपागेंडा चीफ हुआ करता था जोसेफ गोबल्स। नाउ समहाउ, हाँ, जोसेफ गोबल्स, उसके लिए तो गोबल्स लाइज एंड गोबल्स ट्रुथ, ये तो फ्रेज चलते हैं कि किस तरीके से झूठ बोला जाए, कितना बोला जाए इत्यादि, ये तो उन्होंने चलाया था। और इस बहाने देश में राष्ट्रवाद, यानी मैं जर्मनी की बात कर रहा हूं, राष्ट्रवाद, झूठ और ये ना तारणहार की भूमिका में हिटलर को लाके रख दिया था कि अब जो भी है इस दुनिया का और देश का, यानी कि जर्मनी का, वो हिटलर है ना। हमारे देश के अंदर तो आप देख सकती हैं कि मोदी, शाह, राजनाथ सिंह इत्यादि जो लीडर्स हैं, ये कहीं ना कहीं नेतागिरी में फंसे हैं, लेकिन इनके पास एक जोसेफ गोबल्स ऑफिशियली तो है नहीं, क्योंकि शायद हो भी नहीं सकता इंडिया में। क्या आपको लगता है मीडिया उस रोल में आ चुका है सायरा जी? बिल्कुल। अभी देखिए टीआरपी का इतना बड़ा खुलासा हुआ, तो आपको पता है कि ये एक दो शख्स जोसेफ गोइबल्स की तरह हैं। अब देखिए सीएनआरसी जब का ये पूरा विरोध हो रहा था, तो न्यूरेमबर्ग लॉज अभी आप देख लीजिए, जर्मनी में जो हो रहे थे, वो पूरा कॉपी पेस्ट मेथड था। जोसेफ गोइबल्स जो है प्रोपेगेंडा चला रहे थे जर्मनी में कि कोई भी अगर खिलाफ बोल रहा है कंट्री के, तो उस बात को घुमाओ और ऐसी अफवाह उड़ाओ जूस के खिलाफ कि पूरी जो जेंट्री है, पूरा जो समाज है, वो समझेगा कि यही हकीकत है। तो वो जोसेफ, वो गोइबल सिंड्रोम उसको कहते हैं, गोइबल सिंड्रोम अभी वही चल रहा है इंडिया में। तो अभी जो एंटी नेशनल कौन है, वो है आउटसाइडर। आज माइनॉरिटीज को बनाया जा रहा है आउटसाइडर, और बुद्धिजीवी को बनाया जा रहा है वो एंटी नेशनल। कोई भी अगर एकेडमिक है उसको अर्बन नक्सल बोला जा रहा है। तो वही है, वो एक कॉपी पेस्ट मेथड चल रहा है जी। परफेक्ट परफेक्ट सायरा जी, मैं चलता हूं आशुतोष जी के पास। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सीनियर जर्नलिस्ट और देश के जाने माने पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी बात, कि जो चौथा स्तंभ है, क्या उसकी कोई कीमत है, या वो काम वाली बाई बन गया है, जो कि गंद जो है, गंदगी, जैसे कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो ये भाजपा की या मोदी जी की या भारत सरकार की जितनी भी गंद निकल रही है, इसको समेटने के लिए जो तरीका इन्होंने अपनाया, वो झाड़ू पोछा लगाना नहीं है, वो चीजों को साइड में रख करके एक काम वाली बाई की तरह उनकी सारी गंदगी को समेट करके देश को गुमराह करना है। ये आपके इतने वर्षों के अनुभव के अनुसार ये क्या हो, क्या रहा है? कुछ जरा आपकी तरफ से देश जानना चाहेगा आशुतोष। देखिए, मैं, निशान जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप काम वाली बाई का अपमान मत करिए, क्योंकि काम वाली बाई जो होती है वो घर का काम जो है, वो घर को साफ सुथरा रख के उसको सजाने संवारने का काम करती है। अगर आप, हमने प्रोग्राम में शुरुआत में क्लैरिफाई कर दिया है प्रोग्राम में शुरुआत में क्लैरिफाई कर दिया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम काम वाली बाइयों को बहुत पसंद करते हैं काम के लिए, लेकिन ये इनवर्स साइड है, ये इनवर्स। आज का जो मीडिया है, दरअसल ये जो सरकार की गंदगी है, उस गंदगी को बढ़ा रहा है, उसका प्रसार कर रहा है, और वो बड़े पैमाने में प्रसार कर रहा है। और लोगों के, आज मैंने इसको मैं गिद्धबाजी कहता हूं, और मैंने कहा गिद्धबाजी के दो बड़े अहम पहलू होते, पहला बेशर्मी, दूसरा मक्कारी। तो आप ये मत समझिए कि जो कुछ भी सरकार चाहती है उसको पूरी बेशर्मी के साथ और पूरे मक्कारीपन के साथ कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों के गुमराह किया जाए और देश में खास तरीके का नैरेटिव बिल्ड किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा मीडिया ऐसा है, लेकिन खास तौर पर टेलीविजन चैनल्स में मैं ये कह सकता हूं कि 60 से 70% ऐसे ही लोग हैं जिनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे सरकार के साथ खड़े होके और सरकार के कहने पर लोगों को गुमराह किया जाए और खास तरीके के नैरेटिव को बिल्ड किया जाए। ये जो है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। 2014 के पहले भी मैंने ये देखा था कि बहुत सारे टीवी चैनल्स है, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे संपादक वो सरकारों की आलोचना करने से बचा करते थे। आलोचना करने से बचना डर या खौफ की वजह से, विज्ञापन की वजह से, वो एक अलग तरीके का फिनोमेनन है। लेकिन आलोचना न करना, बल्कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाना और उसको और एम्प्लीफाई करना,
ये एक अलग अलग तरीके का फिनोमिनन साथ में आ गया। जो दूसरा जो फिनोमिनन साथ में आया है वो ये है कि आप फेक न्यूज, झूठ, सरकार का झूठ आप लोगों के सामने रखिए और एक किसी नेता विशेष को आप डिस्क्रेडिट करते ही 24 घंटे 50 घंटे। अब जैसे आपने हाथरस का किस्सा ले लिया, कल मैं एक टीवी चैनल पे था तो मुझसे पूछा गया कि भाई आप बाड़मेर के बारे में आप क्यों नहीं बात करते। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भाई आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि मुझे तो लगता है कि आप सब लोग कांग्रेस के सबसे बड़े समर्थक हो, क्योंकि आप हाथरस पे सुबह से शाम तक कवरेज करते हो, बाड़मेर पर आप कवरेज नहीं करते हो, आपको अलवर में बलात्कार दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो थोड़े से झेपे। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, ये सवाल आप राहुल गांधी से पूछते हो, ये सवाल आप खुद से पूछो ना कि आपने बाड़मेर की कवरेज क्यों नहीं की, आपने अलवर की कवरेज क्यों नहीं की, आपने छत्तीसगढ़ के अंदर बलात्कार हो आपने वो कवरेज क्यों की। आप मुझसे वो सवाल पूछते हो, अपने आप से सवाल नहीं पूछते। इसका मतलब ये कि आपके मन में कहीं कुछ है, कोई दूसरा नैरेटिव है। क्योंकि सरकार ये सवाल पूछवाना चाहती है कि भाई राहुल गांधी बाड़मेर क्यों नहीं गए या अलवर क्यों नहीं गए। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बहुत स्पष्ट है। एक, सरकार का जो एजेंडा है उसको एम्पलीफाई करना, ये आज की तारीख में मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से का एक बहुत अच्छा शगल हो गया। दूसरा, सरकार के इशारे पर सरकार से सवाल न पूछना, बल्कि राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव से, मायावती से, जगनमोहन रेड्डी से, उनको डिस्क्रेडिट करना, उनसे सवाल पूछना। तीसरा, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा करके आप एक कम्युनिटी विशेष को आप टारगेट करते हो और उनको आप टर्माइट बताने की कोशिश करते हो, इंटरनल एनिमी बताने की कोशिश करते हो। ऐसा हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। ये पहली बार मैं इस फिनोमिनन को देख रहा हूं। जी बिल्कुल सर। आशुतोष जी, मेरा एक एड ऑन क्वेश्चन है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात मेरे साथ भी हुई है कि कई बार मुझसे ही सवाल किया जाता है चैनल्स के ऊपर या इत्यादि कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं गया, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई, सोनिया गांधी क्यों नहीं गई, कांग्रेस वाले क्यों नहीं गए जब यहाँ बलात्कार हुआ या क्राइम हुआ। पर इनकी औकात नहीं है, मैं ये शब्द को इस्तेमाल करता हूँ, इनकी औकात, बिकॉज द लाउड निशांत टॉक्स, सो आई टॉक लाउडली इन डिफरेंट मैनर्स। इनकी औकात नहीं है कि ये कहें कि अमित शाह क्यों नहीं गया, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरे देश का होम मिनिस्टर है, पर उसके बारे में ये नहीं बोल पाते। बट द एड ऑन क्वेश्चन इज, अभी हाल में आपने देखा है कि एक टीआरपी स्कैम बाहर आया है जी सर, क्या ये रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जब पैसा देकर के हम खरीदते हैं कुछ चीजों को, ये आरोप ही सही, क्योंकि उन चैनलों की तो आदत है कि एफआईआर भी नहीं होती और गुनहगार साबित कर दिया जाता है लोगों को, या एफआईआर पे ही गुनहगार साबित करते हैं, बाकी की प्रथा तो फॉलो नहीं करते। तो एड ऑन क्वेश्चन टू यू इज कि टीआरपी के लिए अगर पैसा या दूसरे तरीके से लोगों को खरीदा जाए, क्या ये मीडिया के, आजकल के मीडिया की नपुंसकता का प्रतीक है, क्योंकि जो काम नहीं कर पाता वही शॉर्टकट ढूंढता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसको इतना सिंप्लीफाई करके नहीं देखना चाहिए, और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं पूरी माफी के साथ आपसे, क्योंकि जो टीआरपी का ये खेल है, ये टीआरपी का खेल जो है इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है और एक अलोकप्रिय सरकार को पूरी तरीके से स्थापित करने का प्रयास है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीआरपी क्या है, हर आधे घंटे की टीआरपी आपके पास होती है और आपको मालूम होता है कि इस घंटे पे हमने कौन सा कंटेंट चलाया, कौन सी स्टोरी चलाई, कौन सी रिपोर्ट चली, जो लोगों ने देखी, जिसकी वजह से हम ये तय करते हैं कि यार ये खबर लोग देख रहे हैं, इसलिए अब इस खबर को बढ़ाते हैं। मान लीजिए आधे घंटे का हमने एक बुलेटिन बनाया और उस बुलेटिन में ये हुआ कि बाड़मेर के अंदर बलात्कार हुआ है और लोग उसको खूब देख रहे हैं, तो अगले हफ्ते आप देखेंगे कि सारे के सारे टीवी चैनल और बाड़मेर की खबरों को बढ़ाना शुरू करते हैं, भले उसमें दम हो या दम ना हो। तो ये जो टीआरपी को जो बढ़ाने का खेल है, ये कब हुआ? आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ शुरू होता है और अचानक एक टीवी चैनल, रिपब्लिक टीवी चैनल, वो नंबर 1 चैनल हो जाता है हिंदुस्तान का, और वो थोड़े बड़े मार्जिन से नहीं बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से वो नंबर 1 हो जाता है। और आज तक जो है वो ऐसा नहीं कि 19 सालों में पहली बार नंबर 1 से पिछड़ा, कई बार पिछड़ा है, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से आज तक कभी नहीं पिछड़ा था। तो जब ये चैनल नंबर 3-4 से आगे आके जब नंबर 1 होता है और इतने मार्जिन से जब आगे होता है, तो एक मैसेज टीवी इंडस्ट्री में जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को लोग देख रहे हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत को देख रहे हैं तो सारे टीवी चैनल एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। होता क्या है कि ये एक फेक नैरेटिव था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत को कितने लोग देख रहे थे किसी को मालूम नहीं, लेकिन आपने एक मिथ क्रिएट कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को लोग देख रहे हैं, इसलिए हमको इकोनॉमी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको चीन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको कोविड दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको फार्मर्स स्ट्राइक दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए बेरोजगारी दिखाने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कह रहा हूं? तो आप एक फेक टीआरपी फेक करके फेक इश्यूज को बड़ा बना देते हैं, जो असली इश्यूज हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। यही तो सरकार चाहती है।
सरकार चाहती है कि आप कोविड पे बात ना करें, सरकार चाहती है इकोनॉमी पे बात ना करें, सरकार चाहती है कि आप चाइना पे बात मत करें, सरकार चाहती है बेरोजगारी पे बात मत करें, सरकार चाहती है कि आप किसानी के ऊपर मसले में बात ना करें, आप बात करें सुशांत सिंह राजपूत पे। और अंत में क्या पता चला कि पूरा का पूरा मामला ही फेक था। सीबीआई, अभी आज मैंने मिरर नाउ में खबर पढ़ी है जिसमें ये खबर आई है कि सुशांत सिंह के परिवार को पता ही नहीं था कि सुशांत सिंह के पास कितना पैसा है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट खुद कह रहा है। अब आप बताइए, आपको नहीं मालूम पैसा है और आपने एफआईआर दर्ज करा दी उस लड़की के खिलाफ, उस परिवार के खिलाफ कि 15 करोड़ का गबन उन्होंने किया। तो सीबीआई अभी तक मर्डर में उसका कोई लिप्तता नहीं पा पाई, उसमें पैसे के एम्बेजलमेंट में कुछ हुआ नहीं। यहां से केस शुरू हुआ और 2.5 महीने। बिल्कुल आपकी बात सही है आशुतोष जी, आशुतोष जी आपकी बात सही है। अंजना के शो पे बैठ करके मैंने ये सितंबर के महीने में ही कह दिया था कि भैया प्रियंका सिंह के पीछे क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि अगर ये मर्डर थ्योरी निकलती है, जो कि अब निकल के आ रही है, तो मर्डर थ्योरी निकलती है तो जिसको बेनिफिट मिलना होता है, यानी ये तो पुलिसिया दिमाग वाली बात है कि जिसको बेनिफिट फाइनली मिलना होता है उस पर पहले नजर जाती है। और प्रियंका सिंह की जगह ये इधर उधर घुमा रहे, तो टीवी मीडिया इसके अंदर बिल्कुल मददगार हो रहा था। सर मैं लास्ट कॉमेंट्स की तरफ बढ़ूंगा, दिनेश वार्ष्णेय जी के पास सबसे पहले जाऊंगा। दिनेश वार्ष्णेय जी, आप पॉलिटिशियन हैं, आपने सबको सुना, हमको सुना, देश को सुना, मोदी को सुना, भाजपा को सुना और मीडिया को भी सुना। आशुतोष जी की बात से एक बात निकाल करके मैं अपने तरीके से आपसे पूछना चाहूंगा, आप पॉलिटिकल क्लास क्या करेंगे? बिकॉज द कंट्री हैज बीन आस्क्ड टू शट अप बाय मिस्टर मोदी एंड गैंग। चुप रहो, ना कोरोना पे बात होगी, ना चीन पे बात होगी, ना पाकिस्तान पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना बच्चों पे बात होगी, ना पढ़ाई पे बात होगी, ना महिलाओं पे बात होगी। ये एक पॉलिटिकल साइड है देश की जो देश को चुप करा रहा है। दिनेश जी, you coming from the other political side of the country, how will you speak up and when will you speak up, sir? देखिए, जो मीडिया कर रहा है, ये मीडिया तो मैं आशुतोष जी की सारी बातों से 100% सहमत हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, गिद्ध की तरह ये बिहेव कर रहे हैं और उसमें अपने आप में सब कुछ आ जाता है। हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए और संघर्ष करते रहेंगे, चाहे वो लेबर कोड बिल हो, चाहे वो किसानों के 3 बिल हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो या महिलाओं के प्रति अनादर हो। हम तो हमेशा संघर्ष करते रहे कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि यह दिखाते ही नहीं हमारे प्रोग्रामों को, हमारे प्रोटेस्टों को दिखाते ही नहीं। और ऐसा नहीं है, पिछले अपनी बात रखते हैं। दिनेश जी ने यह कहा है कि वो संघर्ष करते रहेंगे। रवि श्रीवास्तव जी, लास्ट कमेंट में आपसे ये जानना चाहूंगा, आप विसिल ब्लोअर रहे हैं कई मामलों में, बड़े बड़े मामलों में, आप जानते हैं, आप टीवी मीडिया पे रोज जाकर के बैठ करके आप कैसे उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। मोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। सर, व्हाट इज द वे आउट? मीडिया दिखाए ना दिखाए, इस देश का भला कैसे होगा? रवि श्रीवास्तव जी, ये मैं एक बात कहूं, जब तक देश में निशांत वर्मा, आशुतोष वार्ष्णेय, सायरा शाह ऐसे लोग मौजूद हैं और अपनी आवाज देश को दिलाते रहेंगे, तब तक ये मीडिया अपने नैरेटिव पर नहीं होगा। आप 5 नहीं हैं, आप 5 लाख हैं, आपकी आवाज बच नहीं पाएगी। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक नया बनाया जाता है, अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो आज विरोध, ये सेडिशन है। अरे भाई, ये हो गया तो सरकार की जो आपको बोलिए बेरोजगारी, इकोनॉमी, चाइना देश तो ही हो गया। ये नैरेटिव खत्म होने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि हर डिबेट में हमें सबसे पहले बात शुरू कर देनी चाहिए, इससे पहले अंतर अपना एजेंडा करना चाहिए। ठीक है रवि जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। सायरा शाह हलीम जी, इस देश की आधी जनसंख्या महिलाएं हैं और इन महिलाओं का एक रोल होता है, एक बच्चे को पैदा करने से लेके, बड़ा करने से लेके, संस्कार देने से लेकर के पूरी जिंदगी उनका ध्यान रखना, मां की तरह, बहन की तरह, बीवी की तरह इत्यादि। इस पूरे इतने बड़े 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले देश में, जहां आधी जनसंख्या महिलाओं की है, आप टीवी एंकर्स को देखते हैं, टीवी पैनलिस्ट्स को देखते हैं, मैं उनकी तरफ तवज्जो दे रहा हूं जो महिलाएं हैं और जो जाने किस कारणवश अपना वो रोल भूल गई कि वो हमारी एक्चुअली पालनहार है। क्या कहना चाहेंगी
अंतिम कमेंट उनके बारे में कि तुम भारत माता भी हो। देखिए निशान जी, मैं बहुत सहमत हूँ। अभी आशुतोष जी ने बहुत ही विभिन्न विभिन्न तरीके से बताया कि कैसे मीडिया मैनिपुलेट हो रही है, और आई गॉट सम पर्टिनेंट पॉइंट्स। रवि जी ने भी बहुत अहम बातें रखी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग गोइबल्स की बात कर रहे थे, जोसेफ, तो यहाँ पे महिलाएं भी फीमेल जोसेफ गोइबल्स हैं, बहुत सारी एंकर्स हैं, आपको तो पता है उनके नाम क्या हैं। पूरा दिन उनका लगता है कि बस गवर्नमेंट की चापलूसी, गवर्नमेंट की बस वो बटरिंग अप, मक्खनबाजी, बस वो ही चल रहा है, रिपोर्टिंग नहीं हो रही। हाथरस का इंसिडेंट देखिए, हाथरस का इंसिडेंट जो है, हर महिला को एक स्तर में, एक स्वर में खड़ा होना चाहिए था पीड़ित के साथ, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो रही हैं, व्हाट अबाउटरी हो रही है। अरे राहुल जी और प्रियंका गांधी वहां क्यों नहीं गए, राजस्थान में फलाना क्यों नहीं गए। मैंने कहा अरे भाई, अभी किस्सा है हाथरस, उस पर फोकस करिए ना, राजस्थान की बात बाद में होगी। हाथरस का जो कांड हुआ, आप खड़ी हैं या नहीं खड़ी पीड़ित के साथ, या बात को घुमाएंगी? तो ये बहुत ही हैरत की बात है, बहुत ही ताजुब की बात है कि बहुत महिलाएं जिनका वो राइट विंग रवैया है, राइट विंग सोच है, वो पीड़ित के साथ नहीं खड़ी हैं, और वो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी को आगे उसको अलग हवा दे रही हैं कि ऑनर किलिंग का केस था। ये बहुत ही शोकनीय बात है, और इतनी गंभीर बात को ये लोग नहीं ले रहे, मतलब उस सीरियसनेस। ठीक है सायरा जी, ठीक है सायरा जी, आई विल टेक योर पॉइंट, बिकॉज यही बात हम सबके दिमाग में भी होती है। फॉर द लास्ट कमेंट आई विल कम टू आशुतोष जी। आशुतोष जी, माफ कीजिएगा, पैसा तो धंधे वाली भी कमाती है, चाहे मजबूरी में, चाहे जिस कारण से। ये प्रेस्टिट्यूट जो शब्द चल रहा है, इसका अंत कब आएगा, कैसे आएगा? आपके वर्षों के अनुभव, और जैसे कहते हैं ना, साइकिल का पहिया कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, इसमें भी वो होना चाहिए। आपका फोरकास्ट क्या है, आपकी सोच क्या है इस बारे में? देखिए, मैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस पूरे मामले को लेकर। ईमानदारी की बात, कभी कभी मैं बैठ के सोचता भी हूँ कि हमारे वो तमाम साथी जो एक जमाने में बड़ी क्रांतिकारिता की बात करते थे, आज अचानक इस तरीके से सरकार के साथ मिलकर क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें तो समझ में आती है। तो ये कि डर है, दहशत है, नौकरी जाने का खतरा है, पेट पालने का खतरा है, लेकिन एक तबका वो भी है जो इनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत भी है, और वो सहमत होकर इस तरीके की हरकत करता है। ये ज्यादा खतरनाक बात है। जो डर से है, तो वो तो कल डर खत्म हो जाएगा तो वो क्रांतिकारी की बातें करने लगे, लेकिन जो सहमत है इनके साथ, वो कैसे दूर होगा? इसको मुझे लगता है कि जो हम तमाम लोग, जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, जो इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि इस देश के अंदर जो सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के पर हमें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचना चाहिए। और क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, और वहां पे ये स्ट्रेटेजी बना के काम करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाकर, या जो तमाम लोग हैं जो इस देश के साथ मोहब्बत करते हैं, सोचते हैं लोकतंत्र होना चाहिए, उनको भी एकजुट होकर वहां पे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और बताना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो फिर उसका दबाव पड़ता है और उस दबाव का असर नजर आता है। बहुत परफेक्ट। दिनेश वार्ष्णेय जी, रवि श्रीवास्तव जी, सायरा शाह हलीम जी, आशुतोष जी, आप लोगों का मेरे पहले एपिसोड द लाउड निशान टॉक्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो बात कही, मेरे ख्याल से दर्शकों तक सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल तक में घर करेगी। मेरा एक पैटर्न है, मैं कभी भी किसी शो को कंक्लूड नहीं करता, मैं किसी भी टॉपिक को कंक्लूड नहीं करता, क्योंकि शायद हम लोग कंक्लूड नहीं, जनता कंक्लूड करेगी। आप लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों, भारतवासियों, जिस चौथे स्तंभ की आप लोग रोज टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में आंखें गाड़ गाड़ के इंफॉर्मेशन देखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को समझने की भी कोशिश करें। उसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही आपको ले जाना चाहिए दिमाग में, क्या छोड़ देना चाहिए। इतना तो आईक्यू आप लोगों के पास है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, क्योंकि आप लोग तो बड़ी बड़ी सरकारें बनाते हैं। झूठ का साथ देना, झूठ बोलना, झूठ पे राजनीति करना, झूठ में बिजनेस करना, इसका अंत बहुत जल्द आता है। और मान के चलिए
और मैं ये कहते हुए विदा ले रहा हूं कि जिस तरीके से टीआरपी का स्कैम हुआ है, ये उन चैनलों की नपुंसकता का प्रतीक है जिन्हें मेहनत करने नहीं आती। और सोचिए कि अगर किसान भी यही करने लगे तो आप खाना खाने के बजाय सिर्फ झूठ खाएंगे। ये लौकी है, खा लो। नहीं। आप लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए इस लाउड इंडिया टीवी के आज के इस खास पेशकश में। और हर रोज सुबह 11 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा नए मुद्दे लेकर के, नए मेहमानों के साथ, और आप लोगों के सामने रखा जाएगा सच। थैंक यू। निशांत वर्मा साइनिंग ऑफ। गुड डे, हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड।